शाहिदा आतिफ और हमारे खास कार्यक्रम हाँ मैं परेशान हूँ में आपका मैं स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपसे हमसे नहीं बल्कि पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। जिस विषय की हम बात कर रहे हैं वो है हेट स्पीच। जी हाँ, हेट स्पीच वर्तमान दौर में एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। हेट स्पीच किसी एक इंसान या किसी समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। हेट स्पीच लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालती है, साथ ही एक नकारात्मक विचार भी लोगों के मन में घर करने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे हेट स्पीच से बचा जा सकता है, कैसे हेट स्पीच से समाज में फैल रही नेगेटिविटी को दूर किया जाए और वो क्या पॉजिटिव कदम हैं जो हमें उठाने चाहिए। हेट स्पीच से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं उनका जवाब तलाशेंगे और आज हम बात करेंगे डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से यही जानना चाहेंगे, हेट स्पीच क्या है और कैसे असर करती है। देखिए, हेट स्पीच जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो किसी के मन में किसी भी व्यक्ति, समुदाय, किसी भी संस्था के प्रति जो नकारात्मक विचार हैं उनको मैनिपुलेट करना, उनको एक्शन में तब्दील करना। अगर मेरे मन में किसी के प्रति घृणा है, मैं किसी के प्रति नफरत का भाव रख रहा हूँ और किसी व्यक्ति विशेष को ये पता है कि मुझ में ये भाव हो सकते हैं, तो मुझे अगर मेरा जो भावनात्मक डिफेंस है, साइकोलॉजिकल डिफेंस है, अगर वो मजबूत नहीं है तो मेरे विचारों को मैनिपुलेट करके व्यक्ति, समुदाय, संस्था के प्रति विरोध या संघर्ष उत्पन्न किया जा सकता है, जो हिंसा के रूप में देखने को मिल सकता है। कोई ऐसा काम मैं कर सकता हूं जो और ज़्यादा नफरत को फैलाए, उसके रूप में दिख सकता है। और आज के समाज में इसका परिदृश्य इसलिए, इस पर चर्चा करना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये जितनी तेज़ी से फैलता है, जितने उस घृणा या नफरत से भरे हुए लोगों को के पास में जितनी जल्दी हेट स्पीच पहुंचती है, उतना ज़्यादा रिएक्शन तेज़ी से होता है और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। चूँकि सोशल मीडिया और इंटरनेट का जो ज़माना है, बहुत द्रुत गति से जो इन्फॉर्मेशन है रातों रात फैल जाती हैं। आप देखिए कि व्हाट्सएप पे मुझे किसी के लिए हेट स्पीच फैलाना है तो वो बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकती है और ये एक मॉब या भीड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि जिसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और इसका जो मूल यही है कि हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था के प्रति द्वेष भरा हुआ रहता है, बस उसको स्टिमुलेट किया जाता है। हमारे मन की बात हमें लगता है कि ऐसा कोई कह रहा है जो हमारे नफरत को समझ रहा है और उसको वैलिडेशन दे रहा है। जैसे ही वो वैलिडेशन मिलता है और वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हेट स्पीच के दुष्प्रभावों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा विवेक की आवश्यकता होती है। शाहिदा, बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से अगर आप बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आपको हमारे नंबर भी नजर आएंगे। इन नंबर्स पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब जब बात हमने पूछ ली है कि हेट स्पीच क्या होती है और किस तरह से असर करती है, तो अब ये जानना भी ज़रूरी है कि जो लोग हेट स्पीच यानी कि ऐसे भाषण देना पसंद करते हैं जो कहीं ना कहीं शोले उगलते हैं, शोला बयानी करते हैं और लोगों के दिलों में किसी खास के तई एक नफरत डाल देते हैं, तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका दिमाग किस तरीके से काम करता है, तो ऐसे लोगों का मानसिक स्तर क्या होता है, आइए जानते हैं डॉक्टर सत्यकांत से। देखिए, आपने बात करी कि ये जो हेट स्पीच दी जाती है या यूज़ की जाती है, उसमें व्यक्ति विशेष की क्या पर्सनालिटी होती है। तो आप देखिए कि ये हमारे घर परिवार से ही शुरू होता है। हेट स्पीच में आप देखिए, हम अड़ोसियों पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, फिर थोड़ा सा और कार्यालय में भी ये चलता रहता है और बड़े परिदृश्य में जाएं तो समाज में व्यापक रूप से भी इसके दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। यूजुअली जैसा कि मैंने इसकी ओरिजिन में बताया कि इसका उद्देश्य में किसी व्यक्ति विशेष के मन में भरी हुई घृणा को उद्दीपित, स्टिमुलेट करने में जाता है ताकि उस एक्शन का मैं लाभ उठा सकूं। कहीं ना कहीं मैं अपना जो काम है वो दूसरे की ऊर्जा से पूरा कर सकूं और चूंकि इसका जो प्रभाव होता है वो बल्क में होता है, तो मेरे लिए काम करने वाले लोगों की संख्या अचानक बढ़ती चली जाती है। तो ये दूसरे के मन की इनसिक्योरिटी, दबे हुए भावों का लाभ उठाने के लिए मैनिपुलेशन किया जाता है। भावनात्मक हेरा फेरी, मैनिपुलेटिव ट्रेड्स हो सकते हैं, ये व्यक्तिगत लाभ के लिए हो सकते हैं, व्यापक रूप में लाभ के लिए हो सकते हैं, लेकिन इसके उद्देश्य में हमेशा ये छिपा होता है कि मैं ये काम अकेला नहीं कर सकता, मुझे बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी
और एक किसी के मन में अगर किसी के प्रति 1%, 2%, 3% किसी भी कारण से समस्या है तो उसको मैं एक्शन में तब्दील कर दूं। इस तरीके से मॉब बनाया जाता है, भीड़ बनाया जाता है, और इसके मूल में हमेशा हमेशा मैनिपुलेशन या भावनात्मक हेराफेरी छिपी हुई होती है शायद। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो कि समाज में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं, एक रुतबे पे होते हैं, और जब वो इस तरह की स्पीच देते हैं तो हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उसे ही सच मानने लगते हैं। तो कैसे हम समझें कि हाँ, ये हमारे हक की बात नहीं है, हमारे फ़ायदे की बात नहीं, हमारा नुकसान हो सकता है? छोटी छोटी चीज़ें होंगी, कैसे समझेंगे हम इसको? देखिए, आपने बहुत बारीकी से ये बात कही कि कई बार हम बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं किसी एक व्यक्ति के मन में घृणा को उद्दीपित करता हूँ, स्टिमुलेट करता हूँ, तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो मैं अगर ऐसी पोजीशन पर हूँ, ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे प्रभावित हो रहे हैं, तो वहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज है कि जैसे मैंने 100 लोगों को ऐसी बात कही, हो सकता है कि उसमें रिएक्शन करने वाले मुझे उसमें से 30 लोग मिल जाएं। तो जितना ज़्यादा लोगों के ऊपर मेरा प्रभाव होगा, उतना ज़्यादा एवरेज नंबर बढ़ सकता है जो मेरी बातों से मैनिपुलेट हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें विवेक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे लिए, क्या हमारा कहीं यूज़ तो नहीं किया जा रहा है, क्या मेरी ऊर्जा का गलत उपयोग के लिए तो नहीं मेरी ऊर्जा ली जा रही है, ऐसा तो नहीं कि मेरे जो मेरा रिएक्शन है उसका कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर केवल विवेक आएगा, और विवेक की बात आती है तो हमें समझना पड़ता है कि क्या हमारे लिए प्लस है, क्या हमारे लिए माइनस है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। इसलिए रिएक्शन टाइम जो है वो आपका काफी डिले होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। आर.के. अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से, उनसे हम बात करेंगे। जी अग्रवाल जी, सवाल पूछिए आप। हाँ, मैं माननीय से सवाल करना चाहता हूँ कि मैं बुजुर्ग हूँ और मैंने वो काल भी देखा है जबकि इस तरह की बातों का डिस्कशन नहीं हुआ करता था। आज इस तरह का डिस्कशन हो रहा है, जबकि देखा जाए तो कंपैरेटिवली हम ज़्यादा एजुकेट हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसका जो मैं कारण जानना चाहता हूँ, क्या कहीं एजुकेशन की कमी है जो होना चाहिए, या किसी व्यक्तिगत या समाज में कोई ऐसा त्रुटि हो रही है जिसके कारण ऐसा हो रहा है? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जी, मेरा व्यक्तिगत विचार इसमें यह है कि शिक्षा जो है वो डिग्री बांटने के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। शिक्षा से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे समाज में फ़िलहाल हम कुछ शिक्षित युवा वर्ग ज़्यादा तैयार हो रहा है जो कि आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। डिग्री हासिल करना एक अलग बात होती है, ज्ञान हासिल करना एक अलग बात होती है। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो है ज्ञान का स्थानांतरण, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब डिग्री पाने में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए हमारे पास में डिग्रीधारी विवेकहीन लोग तैयार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम इन भड़काऊ भाषण में या किसी भी हेट वाले जो काम हो रहे हैं उनमें ज़्यादा तेज़ी से इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं। हम रिएक्शन टाइम को डिले ही नहीं करते। मेरे पास एक मैसेज आया आनंद फानन, मैंने उसका कुछ भी रिसर्च नहीं किया, कोई भी शोध नहीं किया, उसकी विश्वसनीयता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, अपने दिमाग में क्वेश्चन नहीं किया। हमने मान लिया कि ये जो हमें कॉन्क्रीट जो हमें मैटर मिला है या सुनने को मिला है या लिखा हुआ देख रहा हूँ या जो चित्र देख रहे हैं वो गड़बड़ भी हो सकते हैं, मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं। कई बार आप देखिए कि बहुत सारे हेट स्पीच या बहुत सारे चित्र ऐसे चलते हैं जो 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि 5 साल बाद की पहले की कहीं की फोटो है और किसी अन्य देश की है, किसी अन्य घटना की है, लेकिन एट टाइम वो हमारे ऊपर रिएक्शन कर देती है क्योंकि हम इम्पल्सिवली एक्ट कर जाते हैं। तो मेरा आप सबसे यही सुझाव है कि इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करें। निश्चित तौर पर आप किसका समर्थन करते हैं ये आपका निजी मामला है, लेकिन हमेशा विवेक का ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि आपकी ऊर्जा का जो उपयोग है वो सकारात्मक दिशा में होना चाहिए और बहुत सारी आपको मुश्किलात से बचा सकता है अगर हम संयम, धीरज और विवेक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अक्सर हम देखते हैं कि वक्ता हमारे सामने नहीं होता, जैसे कि आपने बताया कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जब हम देखते हैं एक मैसेज आया, वक्ता हमारे सामने नहीं है, लेकिन किसी और के विचार इतने प्रभावशाली कैसे हो जाते हैं कि वो हमारे मन मस्तिष्क पर इस तरह से असर करते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको हम एक कहावत से जोड़ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा।
मेरे मन में किसी व्यक्ति विशेष समुदाय संस्थान के प्रति घृणा है, जो कि बहुत छोटे परसेंटेज में है, और मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैंने विवेक से सप्रेस किया हुआ है, मैं दूसरे कामों में लीन हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई मेरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार है तो मैं उस पर एक्ट करने के लिए रेडी हो जाता हूं। आप देखिए कि ये जो समस्या है वो ऐसा नहीं है कि इसमें केवल कुछ शिक्षित अशिक्षित, ऐसा नहीं, बड़े क्वालिफाइड लोग भी आपको इसमें इन्वॉल्व होते हुए दिख जाएंगे। तो मेरे मन को जैसे ही एक ढाढ़स मिलता है, एक स्वीकार्यता मिलती है, मेरी भावनाओं को जैसे ही वैलिडेशन मिलता है, तो उस पर मैं तुरंत एक्ट कर देता हूं। जैसा कि आपने बताया कि हो सकता है वो वक्ता हमारे सामने नहीं हो सकता है 3 दिन बाद ये पता चले वक्ता ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जो आपको वक्ता के नाम से आ रहा है, वक्ता खुद इस बात का खंडन कर रहा है। लेकिन हमारे मन की जो ईर्ष्या है, हमारे मन की जो कुंठा है, हमारे मन का जो द्वेष है, वो उपयोग किया जाता है। इसलिए मैं बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट हमेशा कहता हूं कि कई बार लोग कहते हैं कि उसने मुझे भड़का दिया, उसने मुझे भड़का दिया, मैं उसके बहकावे में आ गया। नहीं, आप किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। वो दबी हुई कुंठा, ईर्ष्या, शर्म, संकोच, जलन, द्वेष, वो आपके मन में रहता है, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो दबा हुआ रहता है। जब उसमें हवा दी जाती है, फूंक मारी जाती है, तो वो आग में तब्दील हो जाती है। तो मैं ये बंसल न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम किसी के मन में जब तक द्वेष नहीं रखेंगे, तब तक हमारा मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। संदीप जी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर, सिवनी मालवा से कॉल किया है हमें इन्होंने। जी संदीप जी, सवाल पूछिए आप। जी, मैं जानना चाहता हूँ माननीय डॉक्टर साहब से कि जो अधिकतर लोग हेड स्पीच, नकारात्मक बातें जो कहते हैं, वो जानबूझ के कहते हैं, ऐसा क्यों? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जानबूझकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुझे मास की ऊर्जा की ज़रूरत होती है। मैं अकेले कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं 100 लोगों में ये बात डालूंगा, और हो सकता है 40 मेरे काम के निकल जाएं, जो मेरे काम में मेरा सहयोग करें। 30 व्यक्ति मेरे काम के निकल जाएं, या 10 व्यक्ति भी काम के मेरे को मिल जाए। इसलिए वो ग्रुप में या ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उन्हें भीड़ की ऊर्जा की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी बात में समर्थन हो या कोई हिंसा हो या कोई भी ऐसी बात हो, मुझे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे मास में कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब इंसान कोई भी बात कह रहा होता है तो एक ज़मीर जो इंसान का होता है, खुद का जो एक अंतर्मन होता है, कई बार हमें धिक्कारता है और हमें कहता है कि ये हमने क्या कह दिया, ये सही नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है। लेकिन हमारा ही अंतर्मन कहता है चलो भाई हो गया तो हो गया, देखी जाएगी। ये क्या सिचुएशन होती है जब आप अंदर ही लड़ते हैं हम और बाद में जीत उसी की होती है जो नेगेटिव होता है? जी, देखिए शाहिदा, इसमें हमारे मनोविज्ञान में इसके कई एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। ब्रेन, जो मस्तिष्क है, वो कई हिस्सों में डिवाइड होता है। जो ईद, ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया था सिगमंड फ्रायड ने, इसमें ईद होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, जो हमें तात्कालिक इंस्टेंटेनियस रिलीफ देता है, वो काम हम करना पसंद करते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में ईगो का मतलब होता है हम सही गलत को तौल करके काम करें, और सुपर ईगो का मतलब होता है हमारा जो नैतिक मूल्य है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उसके हिसाब से हम काम करें। तो कई बार इम्पल्सिविटी में जो इमेच्योर ब्रेन का हिस्सा होता है, जो अपने इंस्टेंटेनियस प्लेजर पर काम करना चाहता है, जिसके लिए सही गलत कुछ नहीं होता है, वो माइंड का हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है, और हम अपने प्लेजर प्रिंसिपल, इसीलिए मेच्योर थिंकिंग, इमेच्योर थिंकिंग की जो समाज बात करता है, तो इमेच्योर थिंकिंग में यूजुअली हम इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन पे काम करें कि अभी जो मुझे सही लग रहा है बाद में होगा जो देखा जाएगा। तो वो हम एक्चुअली ग्रे शेड के होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अगर हम मूल में जाएंगे तो घृणा मेरे अंदर ही होगी, तभी कोई इसको मैनिपुलेट कर पाएगा। तो अपने अंदर के द्वेष को मारना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो द्वेष ही यूज होता है। मैं बल्कि उल्टा कहता हूं कि इसमें जो मास स्पीच देने वाले हैं वो उनका तो रोल डेफिनेटली है, लेकिन मेरे अंदर जब तक हेट नहीं होगा तब तक कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मुझ में ही वो समस्या है जो अगर मैं रेक्टिफाई कर सकूं तब बात बनेगी, तब हमारा व्यक्तित्व निखरेगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये घृणा पनपती कैसे है, ये आती कैसे है? डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हम अपने परिवार में होते हैं, परिवार में अक्सर वो लोग हेट स्पीच नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसे ही किसी समुदाय के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में, अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, ये लोग तो ऐसे ही काम करते हैं, ये ऐसे। तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं परिवार में, वो बचपन से ही एक परसेप्शन पाल लेते हैं, तो वो धीरे 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 पनपता चला जाता है, और फिर जब कभी वो ब्लास्ट होता है तो शायद वो हेट स्पीच की शक्ल होता है। और ज़रूरी नहीं कि हम एक मास को ही जो है कम्युनिकेट करें, इंडिविजुअल भी जो है कई बार हम लोगों को हर्ट कर देते हैं।
मैं एक पिता हूँ। मैं अपने बच्चे को तब प्यार कर रहा हूँ जब वो दूसरों से मार्क्स अच्छे ला रहा है। मैं अपने बच्चे को खिलौने तब दिला रहा हूँ जब वो मेरे हिसाब से शांत बैठ रहा है, शैतानियाँ नहीं कर रहा है। मैं हमेशा अपने बच्चे को तुलना सिखा रहा हूँ। समाज में तुलना जो है वही द्वेष के मूल में होती है। और ये बात होती है मार्क्स को लेकर के, रंग रूप को लेकर के, आपकी फिजिक को लेकर के बात शुरू होती है। फिर जैसे जैसे हम और ग्रो करते हैं तो जो समाज में अन्य तुलना के दायरे होते हैं, धर्म, जाति, संप्रदाय या कोई भी एक्शन, कोई संस्थान आगे पीछे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक इन टोटो फंडा रहता है कि हम किसी अन्य से बेहतर रहें। तो बेहतर रहने का जो सलीका है वो घृणा से अगर आता है तो हमें कहीं ना कहीं शुरू से ही ये चीज़ें मन में बिलीफ सिस्टम हमारा घर कर जाता है कि फला व्यक्ति बुरा ही होगा, फला धर्म बुरा होगा, फला संप्रदाय बुरा होगा, फला संस्थान बुरा होगा, फला लोग बुरे होंगे। तो इस कारण से हेट डेवलप होता चला जाता है और जैसे ही उसको हवा मिलती है, मैंने बोला कि मेरे अंदर जब तक द्वेष नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये द्वेष पनपता कहाँ से है? हमारे घर, परिवार, समाज, हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों से ये पनपता है। कभी वो अगर मैं बहुत छोटे स्तर पर रह रहा हूं तो मैं अपने घर परिवार में ही द्वेष करूंगा। मेरा थोड़ा सा स्तर बढ़ेगा तो मैं पड़ोसियों से करूंगा, थोड़ा सा और स्तर बढ़ेगा तो मैं अपने शहर टू शहर करूंगा। बहुत अधिक दिक्कत होगी तो मैं भाषा के आधार पर आ जाऊंगा कि वो ये भाषा बोलता है इसलिए वो खराब है, वो इस संप्रदाय का है वो इस खराब है, वो इंग्लिश है इसलिए खराब है, वो व्हाइट है या ब्लैक है इसलिए खराब है। इस आधार पर तुलना का जो दायरा है होता है वो बढ़ता चला जाता है। चलिए, हमारे साथ मंडला से एक कॉलर जुड़े हैं, सुमित कुमार जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। सुमित जी, आप सवाल पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों में भी ये हेट स्पीच रहती है, तो क्या वो हृदय से आती है कि फिर ऊपर जो कोई भड़का देता है तब होती है? माहौल से आती है? नहीं, वो बिल्कुल मन में रहती है और माहौल उसे हवा देने की कोशिश करता है। पढ़ा लिखा होना और मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष होना, ये बहुत ही अलग बातें हैं। हमारे समाज में इन दोनों को लेकर के कंफ्यूजन है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा कलीग मुझसे ईर्ष्या करता है तो हमें ज्यादातर ये जवाब सुनने को मिलता है कि अरे वो तो एजुकेटेड है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। जबकि द्वेष का भाव हमेशा बचपन से पनपता है। समाज हमें हमेशा तुलना करना सिखाता है, द्वेष सिखाता है। उसको समझना बहुत जरूरी होता है और इसका पढ़े लिखे होने से कोई भी संबंध नहीं है। बहुत सारे सो कॉल्ड डिग्री जिन्होंने नहीं ले रखी है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो हो सकता है आपको द्वेष रहित दिख भी जाएं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पढ़ा लिखा होना इसके लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है कि आप हेट स्पीच से प्रभावित नहीं होंगे या अपने किसी से द्वेष नहीं रखेंगे। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हृदय राम जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जी हृदय जी, आप सवाल पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से। हृदय राम वर्मा जुड़े हैं हमारे साथ बलरामपुर से, उनसे हम बात करेंगे। जी सवाल पूछ लीजिए। नारायणपुर, माफ कीजिएगा, आप सवाल पूछ लीजिए। मैं पूछा हूँ मैडम, जैसे जी हेलो जी, टीवी पे ध्यान ना दीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए। नारायणपुर मैडम जी, आप टीवी के वॉल्यूम से हटके आप बात कीजिए, फोन के जरिए सवाल पूछ लीजिए। नारायणपुर से बोल रहा हूँ, नारायणपुर। हाँ जी, आप नारायणपुर से हैं, हमने मान लिया, आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मैं वो पूछ रहा था, जैसे 20 लोग अब स्टाफ रहते हैं ना, तो एक को जैसे अधिकारी सस्पेंड कर दिए तो पुलिस के ऊपर आरोप लगाता है कि लोग मेरे प्रताड़ित कर रहे थे, इसीलिए मैं परेशान थी बोल के। हेलो, ये आप किस संदर्भ में बात करना चाहते हैं? आपका सवाल स्पष्ट नहीं हो पाया हमें। शिक्षा विभाग में एक बाबू है, वो पूरे टीचर के ऊपर आरोप लगा रहा है कि मेरे स्टाफ पूरा प्रताड़ित करते हैं बोल के, जबकि वो सस्पेंड तो एक महीना पहले हो चुकी है जी, अभी वो आरोप लगा रही है। ये आपका विभागीय जांच का विषय हो सकता है। जी, ये विभागीय जांच का विषय है और ये इस प्रोग्राम से जुड़ा नहीं है, क्योंकि आज अपने दर्शकों को हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं हेट स्पीच को लेकर। अभी इन दिनों जिस तरह से हम देखते हैं खबरों में, लोग इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे बाकी लोग भी जो है नफरत पालने लगते हैं किसी खास चीज को लेकर। उसी को लेकर आज हमारा ये पूरा प्रोग्राम है। तो हमें कॉल करते रहिए आप। फोन नंबर्स जो हैं आपके पास आपको दिख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। जिस तरह से कई बार हम ये देखते हैं डॉक्टर साहब, हेट स्पीच को लेकर
बड़े पैमाने पर नहीं होती है, छोटे पैमाने पे होती है। और ये चीज़ हम बच्चों के अंदर भी देखते हैं। बच्चे भी जो होते हैं कई बार स्कूल के अंदर, और फिर अगर थोड़ा सा और आगे जाएं तो कॉलेज के अंदर एक ग्रुप बन जाते हैं और वो वहाँ से भी स्टार्ट हो जाता है। और आप क्या इस बात को मानते हैं कि हमारे आसपास का जो माहौल है या हमारे जो बड़े हैं वो सही टाइम पे हमें रोकते नहीं है और इसी वजह से शायद ये चीज़ होती है? रोकते से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद हमें सिखाते ही नहीं है, बल्कि उल्टा मैं कहूँगा सिखाते हैं। आपको बचपन से वैलिडेशन ही नहीं मिलता अगर आप किसी से कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, आपको जो भी बचपन की मेमोरीज होंगी तो हमेशा आपको दूसरे को पीछे करने में ही वैलिडेशन मिला होगा। दूसरों से जब आप बेहतर दिख रहे होंगे, बेहतर आपने कुछ पढ़ाई लिखाई में किया होगा, तभी वैलिडेशन मिला होगा। तो सिखाने को उल्टा छोड़िए कि हमारा समाज ये ट्रेनिंग दे रहा है हेट की, तो वही हेट जो है वो पलती पोसती रहती है और जैसे ही उसको जमीन मिलती है अपना बीज उगाने की, पौधा उगाने की, तो वो फट से उग जाता है और हमको लगता है कि ये कहीं और से आ रहा है, दूसरे ग्रह से आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हेट हमारे अंदर मौजूद है, हमसे ही सब कुछ हो रहा है। अगर मेरे अंदर हेट का भाव नहीं है तो मुझे कोई भी मेरी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता है, मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। और इसलिए भावनात्मक रूप से परिपक्व होना बेहद जरूरी है कि आपके लिए क्या सही गलत है ये समझना बेहद आवश्यक है। नहीं तो आपकी ऊर्जा का हमेशा नकारात्मक उपयोग होगा, आप केवल मैनिपुलेशन के एक साधन मात्र बन सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम के आखिर में आपसे दो जो लाइनें हम लेना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो हेट स्पीच देते हैं और ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी स्पीच सुनकर रिएक्ट करते हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हेट स्पीच का जो कंसेप्ट है या उसका जो स्कोप है वो तभी कम होगा जब हम अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेंगे, वो लोग जो इसमें सुनते हैं। आप देखिए कि जो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप देखिए कि इस समय हिंसक या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसी मूवीज़ क्यों हिट हो रही हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अंदर से ग्रे शेड के हैं। इसलिए ग्रे शेड वाली मूवीज़ जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं वो हमें अच्छी लगती हैं और करोड़ों का व्यवसाय कर रही हैं, क्योंकि उसमें वही हो रहा है जो हम कर रहे हैं। इसलिए हमारे मन को, अपने अंतर मन को साफ करना होगा, द्वेष के भाव को हटाना होगा और ह्यूमन टू ह्यूमन वैल्यूज को इंक्रीज करना होगा। क्योंकि जब इंसान इंसान से जुड़ेगा, उसकी कद्र करेगा, उसके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करेगा, तब कहीं ना कहीं हम परिष्कृत होंगे, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा और हमें हेट स्पीच सुनना पसंद नहीं होगा। हम उसमें अपनी ऊर्जा का व्यय नहीं करेंगे और जैसे ही ऊर्जा का व्यय नहीं करेंगे तो हेट स्पीच देने वालों का स्कोप खत्म होगा और वो उतनी तेजी से उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, इम्पल्सिव मत रहिए। व्हाट्सएप में, फेसबुक में या कोई भी मैसेज ऐसा आ रहा है जो तुरंत स्टिमुलेट हो कर रहा है, इम्पल्सिव मत होएं। थोड़ा सा जो रिएक्शन टाइम है उसको आप डिले करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका ही रिएक्शन बदल जाएगा। तो इसलिए विवेक बेहद जरूरी है। तो बिल्कुल हर किसी को ये बात समझनी है कि हेट स्पीच आखिर है क्या और किस तरह से काम करती है। तो इसकी शुरुआत सामाजिक स्तर पर करने से पहले खुद से कीजिए, इंडिविजुअल इससे शुरुआत कीजिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें वक्त देने के लिए आप आए और इतने अच्छे विचार आपने साझा किए हमारे साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।